दोस्तों, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अहंकार का अंत निश्चित है। जब सत्ता का नशा और धर्म का दुरुपयोग मिल जाता है तो विनाश होना लगभग तय है। आज हमारे सामने एक ऐसा देश खड़ा है जो पिछले 45 सालों से अपनी जनता को जन्नत के सपने दिखा रहा था, लेकिन हकीकत में उन्हें जहन्नुम में धकेल दिया था। मैं बात कर रहा हूँ ईरान की। आज ईरान की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ महंगाई या गरीबी की आग नहीं है। यह एक सभ्यता का विद्रोह है। यह उन करोड़ों लोगों का गुस्सा है जिन्हें पिछले 4 दशकों से बताया जा रहा था कि अमेरिका शैतान है और हम खुदा के नेक बंदे हैं। लेकिन आज वही जनता दिख रही है कि शैतान कहे जाने वाले देश अमेरिका की इकनॉमी आसमान को छू रही है और खुदा के बंदे कहे जाने वाले हुक्मरानों के राज में रोटी के लाले पड़े हैं। जनवरी 2026 तारीख को याद रखिएगा, क्योंकि शायद यह वह महीना है जब हम दुनिया के नक्शे से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अंत होते हुए दिख रहे हैं। 7 समंदर पार व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप ने बिना कोई बड़ी फौज भेजे, बिना कोई ज़मीनी युद्ध लड़े, सिर्फ अपनी कलम की ताकत से एक कट्टरपंथी शासन की नींव को हिला दी है। इसे कुछ लोग क्रूरता जरूर कह सकते हैं, लेकिन जो लोग दुनिया को यथार्थवाद और राष्ट्रवाद के चश्मे से देखते हैं वे इसे न्याय कहेंगे। एक ऐसी विचारधारा का अंत जिसने न सिर्फ अपने लोगों को गुलाम बनाया बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को स्पॉन्सर किया। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम किसी भी पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह किए बिना सच बोलेंगे। आखिर 1979 में ईरान से क्या गलती हुई थी जिसकी सज़ा वो आज भुगत रहा है? ट्रंप की वह कौन सी चाणक्य नीति है जिसने चीन और रूस को भी ईरान की मदद करने से रोक दिया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत के लिए इसमें क्या सबक है? क्योंकि जब पड़ोस में धर्माधत्ता की दीवारें गिरती है तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश को खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम करेंगे ईरान के पतन का पूरा पोस्टमार्टम। आज जो वामपंथी और तथाकथित मानवाधिकार रक्षक ईरान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें इतिहास का यह पन्ना जरूर देखना चाहिए। साल था 1978। उस समय ईरान आज के आधुनिक युग जैसा नहीं था, वह मिडिल ईस्ट का पेरिस था। वहाँ के राजा मोहम्मद रजा पहलवी एक दूरदर्शी शासक थे। वह चाहते थे कि ईरान दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाए। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और पर्दा प्रथा यानी कि हिजाब को अनिवार्य नहीं रखा। ईरान उस समय भारत का एक स्वाभाविक मित्र था। हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारी भाषा, सब कुछ मिलता जुलता था। लेकिन विकास शायद कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। धर्म के ठेकेदारों ने, मुल्ला मौलवियों ने अनपढ़ और गरीब जनता को भड़काना शुरू किया। नारा दिया गया, यह राजा अमेरिका का पिट्ठू है, यह इस्लाम को खतरे में डाल रहा है। भोली भाली जनता बहकावे में आ गई। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई और अंततः शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। 1979 में सत्ता आई अयतुल्लाह खुमैनी के हाथों में और यहीं से शुरू हुआ विनाश का वो दौर। उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? शिक्षा की बात की? बिल्कुल नहीं की। विकास की बात की? बिल्कुल नहीं की। उन्होंने सबसे पहले औरतों को हिजाब में कैद किया। उन्होंने संगीत पर पाबंदियां लगाई। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया और देश का सारा पैसा जो स्कूलों और अस्पतालों में लगना चाहिए था उसे अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को दूसरे देशों में फैलाने में लगा दिया। आज अगर ईरान भूखा मर रहा है तो इसके जिम्मेदार ट्रंप नहीं है। इसके जिम्मेदार वो शासक हैं जिन्होंने पिछले 45 सालों में अरबों डॉलर हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को पालने में फूंक दिए। सोचिए, अगर वह पैसा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा होता तो आज ईरान कहाँ होता? लेकिन कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ईरान ने आतंकवाद बोया था, आज उसे वही फसल काटनी पड़ रही है। अब आते हैं वर्तमान पर। दुनिया में 2 तरह के नेता होते हैं। एक वो जो तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं, जैसे बराक ओबामा, जिन्होंने ईरान को परमाणु डील के नाम पर प्लेन भरकर कैश भिजवाया था, यह सोचकर कि शायद वे सुधर जाएंगे। लेकिन सांप को दूध पिलाने से वो दोस्त नहीं बनता, बस उसका जहर बढ़ता है। ईरान ने उस पैसे से और ज़्यादा मिसाइलें बनाई। और दूसरे तरह के नेता वो होते हैं जैसे ट्रंप हैं, जो यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। उनका सिद्धांत साफ है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 2024 में सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप ने ईरान के लिए एक नई नीति बनाई, मैक्सिमम प्रेशर 2.0। इस नीति को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यह ट्रंप की चाणक्य नीति है। ट्रंप जानते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी देश बंदूक से नहीं बल्कि बैंक से चलता है। उन्होंने एक सेकेंडरी सैंक्शन का नियम लागू किया। ट्रंप ने दुनिया के सामने एक लकीर खींच दी और कहा, देखो, एक तरफ अमेरिका है जिसकी इकोनॉमी 28 ट्रिलियन डॉलर की है, दूसरी तरफ ईरान है जिसकी इकोनॉमी डूब रही है। तुम्हें जिसके साथ व्यापार करना है करो, लेकिन अगर तुमने ईरान से 1 बैरल तेल भी खरीदा
तो तुम अमेरिका के बाज़ार में अपनी सुई भी नहीं बेच पाओगे। अब चीन को लीजिए, चीन अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। चीन की इकोनॉमी खुद संकट में है। वो ईरान के थोड़े से तेल के लिए अमेरिका के साथ अपना लगभग $700 बिलियन का व्यापार खतरे में नहीं डाल सकता। नतीजा, चीन ने भी ईरान से हाथ पीछे खींच लिए। भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हित को यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया और अपनी ज़रूरतें रूस से पूरी की। इसका असर क्या हुआ? ईरान जो दुनिया के तेल के कुएं पर बैठा है, आज अपना तेल किसी को नहीं बेच पा रहा है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है। ईरान की करेंसी रियाल की कीमत उतनी ही रह गई है जितनी रद्दी कागज़ की। $1 लगभग 10 लाख रियाल के बराबर है। आज ईरान की पुलिस और सेना को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब सिपाही का पेट खाली होता है तो वो राजा की रक्षा नहीं करता बल्कि राजा के महल को ही लूट लेता है। ट्रंप यही चाहते हैं। वो बिना लड़े ईरान की फ़ौज को ही उनके हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? क्या वो ईरान पर कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, कब्जा नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका को ज़मीन की भूख नहीं है। अमेरिका चाहता है कि वहाँ रेजिम चेंज हो, यानी कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो। ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंको और वहाँ एक ऐसी सरकार लाओ जो आधुनिक सोच की हो, धर्म को राजनीति से अलग रखे, आतंकवाद को फंड करना बंद करे, पश्चिम और भारत के साथ दोस्ती रखे। और इसके लिए उनके पास एक चेहरा भी है, रजा पहलवी, ईरान के आखिरी राजा के बेटे, जो लगभग 45 सालों से निर्वासन में अमेरिका में रह रहे हैं। आज ईरान की सड़कों पर जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुमैनी की फ़ोटो जला रहे हैं और उससे सिगरेट जला रहे हैं और रजा पहलवी के पोस्टर को लहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की नई पीढ़ी जेनजी ने देख लिया है कि कट्टरपंथ ने उन्हें क्या दिया। सिर्फ गरीबी, पाबंदियाँ और दुनिया भर से नफरत। वे देखते हैं कि बगल में दुबई है, सऊदी अरब है, जो मुस्लिम देश होते हुए भी कितने आगे निकल गए। वहाँ बुर्ज खलीफा बन रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजियाँ आ रही है। और ईरान आज भी इस बात पर लड़ रहा है कि महिला ने हिजाब ठीक से पहना है या नहीं। यह पीढ़ी आज़ादी चाहती है। यह पीढ़ी अब मुल्लाओं का भाषण नहीं बल्कि अच्छी नौकरी और इज्जत की ज़िंदगी चाहती है। अगर ट्रंप का यह प्लान सफल होता है और रजा पहलवी या कोई सेक्युलर सरकार सत्ता में आती है तो यह पूरी दुनिया के लिए और विशेषकर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सोचिए, एक ऐसा ईरान जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का दोस्त हो। एक ऐसा ईरान जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने के बजाय भारत के साथ व्यापार की बात करे। यह जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन रुकिए, जीत का जश्न मनाने से पहले हमें एक कड़वी सच्चाई भी जाननी होगी। कोई भी तनाशाह आसानी से सत्ता नहीं छोड़ता और एक धार्मिक कट्टरपंथी शासन तो बिल्कुल नहीं। वे मानते हैं कि वे खुदा का काम कर रहे हैं, इसलिए वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे पूरा देश राख हो जाए। ईरान एक घायल सांप बन चुका है और घायल सांप सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ईरान ने अपनी आखिरी चाल चलने की धमकी दी है। उसने कहा है, अगर हम डूबेंगे तो पूरी दुनिया को लेकर डूबेंगे। ईरान की धमकी है हारमुज जल डमरू मध्य को बंद करने की। नक्शे पर देखिए इस पतली सी गर्दन को। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, सबका तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने यहाँ अपनी पनडुब्बियों से बारूदी सुरंगें बिछा दी या तेल के टैंकरों पर मिसाइलें दाग दी तो दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। इसका असर क्या होगा? पेट्रोल के दाम जो लगभग अभी 90-100 रुपये हैं वो सीधे 200-300 रुपये प्रति लीटर हो सकते हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी ट्रंप एक कदम आगे हैं। इसे कहते हैं डिटरेंस, यानी कि भय का सिद्धांत। अमेरिका ने अपने 2 सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ईरान के नाक के नीचे तैनात कर दिया है। ट्रंप का जो संदेश है वह बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। इसे ध्यान से सुनिए। अगर तुमने हारमुज को छूने की भी कोशिश की तो यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं होगा, यह तुम्हारे शासन का नामो निशान मिटा देंगे। अब यह लड़ाई तू डाल डाल मैं पात पात का खेल नहीं है, यह लड़ाई अब डू और डाई का मुकाबला है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस पूरी आग में भारत को क्या करना चाहिए? हमारे देश में एक विशेष वर्ग है जो अक्सर विदेशी मुद्दों पर छाती पीटता है, कभी फ़िलिस्तीन के लिए तो कभी ईरान के लिए। वे कहेंगे ईरान हमारा पुराना दोस्त है, भारत को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सी दोस्ती? क्या यह वही ईरान नहीं है जिसके सुप्रीम लीडर अक्सर कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देते हैं? क्या यह वही ईरान नहीं है जिसने कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष मदद दी थी? क्या यह वही ईरान नहीं है जो OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत के खिलाफ बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती नहीं होती है, वहाँ सिर्फ हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट देखे जाते हैं। और एक राष्ट्रवादी भारत का हित किस में है? वो है ऊर्जा सुरक्षा में, एनर्जी सिक्योरिटी में।
हमें तेल चाहिए, सस्ता और बिना रुकावट के। अगर ईरान में अस्थिरता है तो हमें तुरंत रूस और सऊदी अरब से अपनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए। हमें किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठना है। मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदकर पहले ही साबित कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते। वही नीति यहाँ भी अपनानी होगी। चाहबार पोर्ट, हाँ, हमने चाहबार में पैसा जरूर लगाया है, लेकिन एक डूबते हुए जहाज़ को बचाने के लिए हम अपनी कश्ती नहीं डुबो सकते। हमें अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत करके अपने निवेश को सुरक्षित करना होगा, लेकिन ईरान की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं भेजनी चाहिए। आतंकवाद का खात्मा, भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो तेहरान हो या गाजा पट्टी, कट्टरपंथी विचारधारा कमज़ोर होती है तो यह भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए अच्छा है। जिस विचारधारा ने दुनिया को सिर्फ जिहाद और नफरत दी है, उसका पतन मानवता की जीत है। दोस्तों, आज का भारत 2014 से पहले का भारत नहीं है। आज हम इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। हम न तो अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहते हैं और ना ही ईरान का वकील। हमें अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आँख देखनी है, और वो आँख है भारत का विकास और सुरक्षा। ईरान के लोगों को उनकी आज़ादी मुबारक हो, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि उस आग की लपटें हमारे घर तक न पहुँचे। हमें अपनी नौसेना को अरब सागर में तैनात रखना होगा ताकि हमारे व्यापारिक जहाज़ सुरक्षित रहें। हमें अपने रणनीतिक तेल भंडार को भरकर रखना होगा, क्योंकि शक्ति ही शांति की गारंटी है। ईरान इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला और धर्म धंधा में फंस गया। अमेरिका इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसके पास आर्थिक और सैन्य शक्ति है। भारत को इससे यही सीखना है, शक्तिशाली बनो, आत्मनिर्भर बनो, तभी दुनिया तुम्हारी सुनेगी। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या भारत को ईरान का साथ देना चाहिए या अपनी इकोनॉमी को बचानी चाहिए? कमेंट में जय हिंद के साथ अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। अगर आपको यह राष्ट्रवादी विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं।